Perfect, perfect, perfect. मुलाज़िम दरवाज़े की तरफ मुड़ा तो मैंने उसकी तकलीद की। ताज पैलेस सन्नाटे में डूबा हुआ था। स्टडी से बाहर निकलकर मैंने मुलाज़िम को मुखातब किया और बातों बातों में उससे पूछ लिया कि संगीता की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा चुकी है। पुलिस भी अब ताज पैलेस में नहीं थी। मुझे कमरे में पहुंचाकर मुलाज़िम ने नाश्ते के लिए पूछा। सिर्फ उबले हुए अंडे और चाय ला दो, मैंने उससे कहा और उसके जाने के बाद बाथरूम में जा घुसा। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारने से भी मुझे बड़ी फरहत महसूस हुई। मुंह धोकर मैंने कपड़े तब्दील किए और फिर कुर्सी पर बैठकर सिगरेट जलाने का इरादा कर ही रहा था कि मुलाज़िम नाश्ता ले आया। दोपहर तक मैंने इस कमरे से नहीं निकला और आरामदा कुर्सी पर पड़ा रहा। ख्यालात की जंजीर से उलझता रहा। संगीता अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन मैं इस बात पर यकीन करने को जी नहीं चाह रहा था कि उसका रंगीन और मुअत्तर सरापा बार बार मेरी नज़रों के सामने आ जाता। वो ज़िद्दी औरत, उसे बुलाना मुश्किल ही था। 1 बजे के करीब मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि राजकुमारी साधना से मुलाकात करनी चाहिए। मैं अब तक अपने बारे में उसके हुक्म से बेखबर था और मुझे ये बात भी नहीं मालूम हो सकी कि राजकुमार शेखर के बयान ने उस पर क्या असर डाला। ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा देर तक इस बयान से बेखबर नहीं रह सकती थी। ताज पैलेस बदस्तूर सन्नाटे में डूबा हुआ था और तवक्का थी कि दूसरों की तरह साधना भी अपनी ख्वाबगाह में होगी। इससे मुलाकात का इरादा लेकर जब मैं कमरे से निकला तो मेरे दिल की धड़कनें कुछ तेज हो गईं। मैं फिर उस कमरे का रुख कर रहा था जहां मैंने एक नाशगुफ्ता कली को फूलों की तरह हंसना सिखाया था। राजकुमारी साधना का बूटा कद, वो कामल सरापा किसी खुशबू की तरह मेरे जहन पर लहरा गया। मैंने उसकी दोशीज़गी का जायका चखा था। उसका तसव्वुर शायद हर नौजवान के लिए मस्त कुन ही साबित होता होगा। मेरे कदम साधना के कमरे की तरफ उठते रहे। मुझे यकीन नहीं था कि वो अब भी इस खुद सपुर्दगी के से अंदाज में मेरी आगोश को ममनून कर सकेगी। जो वाक़यात पेश आ चुके थे, वैसे भी मैं उस वक़्त उससे मिलने जा रहा था, तो मेरी ख्वाहिश उसकी खुद सपुर्दगी की तमन्नाई नहीं थी। मैं तो ये इल्म हासिल करने जा रहा था कि उसने मेरे लिए क्या हुक्म लगाया है और राजकुमार शेखर के बयान ने उस पर क्या असरार मुतरद्दब किए हैं। वैसे मैंने राजकुमारी की ये बात भी अब तक फरामोश नहीं की कि उसने अपने किसी राज में मुझे शरीक करना चाहा था, लेकिन बाद में कुछ सोचकर इस ख्याल को अपने जहन से झटक दिया था। यकीनन वो कोई बहुत ही ख़ास मामला होगा जिसमें उसे किसी मर्द का ताआवुन दरकार था। इस राज से वाकफियत की ख्वाहिश मेरे दिल में जगह पा चुकी थी, लेकिन अब उसका अमकान बाकी नहीं रहा कि राजकुमारी मुझे इस राज में शरीक करेगी। मेरा ख्याल था कि इस राज का ताल्लुक ताज पैलेस ही से होगा। यकीनन इस महल में कोई पुरस्कार खेल खेला जा रहा था और शायद राजकुमारी वर्षा भी इसका कोई किरदार थी। ऐन मुमकिन था कि इस ड्रामे में हरकत करती हुई पुतलियों की डोर राजा रविशंकर ही के हाथ में हो। कल शाम को मैंने उसे बारे में एक गैर मुल्की से जिस अंदाज में गुफ्तगू करते हुए देखा था, वो खासा पुरस्कार था। ये सारी बातें मेरे जहन में गुड़मुड़ थीं। जब मैं राजकुमारी साधना के कमरे के सामने पहुंचा, इधर उधर देखकर मैंने दरवाजे पर दस्तक देना चाही, लेकिन फिर मेरा हाथ उठे का उठा रह गया। कमरे के अंदर से मुझे साधना की आवाज़ सुनाई दे रही थी। समझना की कोशिश करो बशपा, शेखर भैया के बयान ने तो प्रिंस राहील की शख्सियत को और ज़्यादा मशकूक कर दिया। बड़ी पचीदा सूरत हाल पैदा हो गई है। आखिर शेखर भैया को एक गैर मुल्की मेहमान से क्या हमदर्दी है कि उन्होंने उसे बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला। आपने इस पर यह ज़ाहिर तो नहीं किया कि उनके झूठ से वाकिफ हो गई हैं। मैं ये कैसे ज़ाहिर कर सकती हूँ बेवकूफ़? अगर ऐसा करूँ तो खुद मेरी पोजीशन क्या होगी?
क्या मैं ये बता सकती हूँ कि प्रिंस रात को मेरे कमरे में थे? जरा देर के लिए खामोशी छा गई। दोनों ही अपनी अपनी जगह किसी सोच में डूब गईं। दूसरी के बाद में मुझे कुछ नहीं मालूम हो सका। ना जाने वो कौन थी। साधना ने उसे पुष्पा कहकर मुखातब किया था। उसके नाम में मेरे लिए अजनबियत थी। मुझे खानदान की तमाम लड़कियों से मुतारफ होने का मौका मिला था और उनमें से कोई भी लड़की इस नाम की नहीं थी। फिर अब आप क्या करेंगी? पुष्पा के कदरे तवक्कुफ से पूछा। अब जो कुछ करना है वो खुद ही करूंगी। प्रिंस राहील पर एतमाद करना तो अब मेरे लिए मुश्किल होगा। प्रिंस के कमरे में संगीता देवी की लाश और फिर शेखर भैया के इस बयान ने प्रिंस की शख्सियत को और भी पुरस्कार बना दिया है। जब तक इस मामले का पसे मंजर सामने ना आ जाए मुझे मुहतात ही रहना पड़ेगा। लेकिन आप तनहा क्या कर सकती हैं? अगर मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे मदद ले लूंगी। मैं पुष्पा की आवाज़ खौफ से कांप गई। घबराओ नहीं, मैं तुमसे खतरनाक मामले में मदद नहीं लूंगी। लेकिन आप करना क्या चाहती हैं? मैं इस रात से पर्दा उठाना चाहती हूँ। मगर कैसे? आज की रात मुझे एक सुनहरी मौका मिल रहा है। वो कैसे? अस्पताल वाले संगीता दीदी की लाश शाम से पहले नहीं देंगे। जाहिर है कि इस सूरत में क्रियाक्रम रात ही को होगा, जब सारे लोग दीदी की अर्थी लेकर शमशान जाएंगे। मैं सदमे से नढाल होने का बहाना करके महल ही में रुक जाऊंगी। सोच लीजिए राजकुमारी, पुष्पा की आवाज़ भर्राई हुई थी। अगर महाराज को आपकी इस हरकत का पता चल गया तो देखा जाएगा। साधना ने पुष्पा की बात काट दी। कमरे में चंद लम्हों के लिए फिर खामोशी छा गई। मैं दरवाजे से कान लगाए खड़ा रहा। उस पुरस्कार गुफ्तगू ने मुझे खासा उलझा दिया। इधर इस ख्याल से मेरे दिल की धड़कनें भी खासी तेज हो गईं कि अगर कोई इस तरफ निकल आया तो मुझे इस तरह खड़ा देखकर न जाने क्या हंगामा बर्पा कर दे। कुछ देर बाद साधना की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा पुष्पा, अब तुम जाओ। मैं कुछ देर लेट कर अपनी कुव्वते इरादी बढ़ाने की कोशिश करूंगी ताकि रात को मेरी हिम्मत लौट जाए। पुष्पा को अब इस कमरे से निकलना था, लिहाजा दरवाजे पर मेरा खड़े रहना हमाकत ही होती। मैं तेजी से मुड़कर राहदारी के सिरे तक चला गया और आड़ में छुप कर साधना के कमरे की तरफ देखने लगा। ये ज़रूरी था कि मैं इस लड़की को देख लूं जो साधना की राजदार थी। कोई 1 मिनट बाद ही मैंने उसे कमरे से निकलते देखा और उसे देखकर मैं समझ गया कि वो महल की मुलाजमाओं में से ही कोई होगी। मुमकिन है वो साधना की कनीज़े ख़ास किस्म की कोई चीज़ हो। वो मेरी मुखालिफ सिमत में चली गई, इसलिए मैं जहाँ था वहीं खड़ा रहा और सवाल से उलझता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। साधना की बातों और लहजे की पुख्तगी से मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब वो मुझ पर एतमाद नहीं करेगी। गो कि उसने गुज़श्ता रात अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया था, जिससे वो अपने जहन से खुरचने की कोशिश करती रही। ऐसी सूरत में उससे मेरा मिलना मवीद हो सकता है या नहीं, मैं इसी पर गौर कर रहा था। इससे पहले कि मैं किसी फैसले पर पहुंच पाता, मुझे रानी किरण नजर आ गई। वो इधर ही से आ रही थी जिधर पुष्पा गई थी। मैंने उसे साधना के कमरे पर रुकते देखा। वो दस्तक दे रही थी, फिर मेरे सामने ही वो कमरे में चली गई और मैंने ठंडी सांस लेकर सोचा कि दिन में राजकुमारी साधना से मिलना खतरनाक ही साबित होगा। रानी किरण के बाद कोई और भी वहां आ सकता है। मैंने साधना से मिलने का इरादा मुलतवी कर दिया और अपने कमरे में चला आया। मैं सोच रहा था कि आज रात को भी मैं महल ही में रहूंगा, लिहाजा साधना की निगरानी करके इस रात से वाकिफ हो सकता हूँ जिसमें अब वो मुझे शरीक नहीं करना चाहती। साधना के अलावा मैं शेखर से मिलने के लिए भी बेचैन था। उससे मिलकर ही बात खुल सकती थी कि उसने मुझे बचाने की कोशिश क्यों की। अगर मुझे शेखर के कमरे का इल्म होता तो मैं उधर का रुख ज़रूर करता, मगर लाइल्मी की वजह से बेबस होकर रह गया। किसी से उसके बारे में पूछना भी मुनासिब नहीं था। मुझे एक तवक्का ये थी कि शायद वो खुद ही मुझसे मिलने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तीसरे पहर के बाद संगीता की लाश अस्पताल से आ गई और एक शोर मच गया। दरअसल इस वक्त तक ताज पैलेस में खासे लोग जमा हो चुके थे। उनमें शहर के मुअज़्ज़िज़ीन भी थे और दर पर्दे के रिश्तेदार भी। औरतें और इसी तरह चीख चीख कर रोए को दरो बाम हिलते महसूस हुए।
مجھے اس پر حیرت بھی ہوئی کیونکہ رات کو تو کوئی بھی اس طرح نہیں رویا۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ اس انداز میں سنگیتا کی اچانک موت نے عورتوں کو دہشت زدہ کر دیا ہو۔ آہوزاری کا وہ طوفان بے تدریج کم ہوتا چلا گیا اور آخر میں وہی پھر پرانی سی کیفیت پیدا ہو گئی جو سارے دن چھائی رہتی تھی۔ سنگیتا کی لاش کے آنے پر میں ذرا دیر کے لیے اپنے کمرے سے نکلا تھا، مگر جب ان لوگوں کے تنفر امیز نگاہیں برداشت نہیں ہو سکیں تو پھر کمرے میں چلا آیا۔ اس کے بعد میں نے باہر نکلنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ان کا بے دستور غائب تھی اور مجھے یقین سا ہو چلا تھا کہ اب وہ کبھی میرے سر پر نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ وقت گزرتا رہا، آہستہ آہستہ رات تاج پیلس کے در و بام پر اتر آئی، لیکن اس اندھیرے کا مقابلہ تیز روشنیوں سے نہیں کیا گیا، صرف موم بتیاں جلا دی گئیں۔ زرد مدھم اور کانپتی ہوئی اس روشنی میں تاج پیلس کے در و دیوار بھی سنگیتا کی موت کا غم مناتے محسوس ہونے لگے۔ پوری عمارت نے جیسے ایک مٹیالہ سا ماتمی لباس پہن لیا تھا۔ جب ایک بار پھر بیان کرنے کی آواز سنائی دی تو میں سمجھ گیا کہ سنگیتا کی آرتی اٹھائی جا رہی ہے۔ اسی لمحے میرے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی اور پلکیں خود بخود نم ہو گئی۔ میں نے سنگیتا کے ساتھ کچھ اچھا وقت گزارا تھا جس کے اثرات مجھ پر مرتب ہونا ہی چاہیے تھے۔ وہ کہ اس طرح مر کر سنگیتا نے مجھے ایک گرداب میں پھنسا دیا تھا، اور جب وہ مری تھی تو میرے لیے اس کے جذبات اچھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں اس سے کچھ زیادہ قصوروار نہیں سمجھ رہا تھا۔ بس وہ اس کی فطرت کی ضد تھی جسے نے وہ گل کھلایا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر اس کے برآمدے تک آ گیا جہاں سنگیتا کی آرتی لے جائی جا رہی تھی۔ کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی اور میں بھیگی ہوئی آنکھوں سے گنیش جی کی داسی کو آخری سفر پر روانہ ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ مجھے اس وقت یوں محسوس ہوا جیسے میری زندگی کا ایک باغ اپنے خاتمے پر پہنچ رہا ہو۔ سنگیتا مر گئی، جمعدار گوپال اپنے انجام کو پہنچ گیا، اندر سبا کی افسرا سرنگا بھی نہ رہی اور انکا نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ بلا شبہ میری زندگی کا ایک باب ختم ہو چکا تھا۔ ذرا دیر بعد تاج پیلس پر پھر سناٹے میں ڈوب گیا۔ سب لوگ شمشان جا چکے تھے۔ میں کھویا کھویا سا کھڑا رہا، اور جب مجھے راجکماری سادھنا کا خیال آیا تو میں چونک کر مڑا اور تیزی سے اندرونی حصوں کی طرف چل پڑا۔ موم بتیوں کی کانپتی ہوئی زرد روشنی میں مجھے زمین پر پڑتا ہوا اپنا سایہ بڑا بھیانک معلوم ہو رہا تھا۔ محل کے بعض حصوں کی موم بتیاں اپنی زندگی پوری کر چکی تھیں اور وہاں بالکل اندھیرا تھا۔ بعض حصوں میں اکا دکا موم بتیاں رہ گئی تھیں اور ان کی کمزور روشنی وہاں پھیلے ہوئے اندھیرے سے لڑنے میں بڑی حد تک ناکام نظر آ رہی تھی۔ میں سادھنا کے کمرے کی طرف جا نکلا۔ اس حصے میں بھی 2-3 ہی موم بتیاں جلتی رہ گئی تھیں۔ یہ تاریک تاریک سا ماحول میرے حق میں بہتر ہی ثابت ہوا۔ میں کچھ فاصلے پر آڑ میں کھڑا سادھنا کے نمودار ہونے کا منتظر رہا۔ اب میں پھر سب کچھ بھول کر صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آج کی رات سادھنا کیا کرنے والی ہے۔ مجھے وہاں کھڑے کھڑے آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن سادھنا نظر نہیں آئی۔ اب مجھے کچھ سوچنا پڑا کہ مجھے دیر تو نہیں ہو گئی۔ یہ ناممکن نہیں تھا کہ سادھنا کچھ دیر پہلے ہی کمرے سے نکل گئی ہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا ارادہ متزلزل ہو گیا ہو، اب وہ اپنے پروگرام پر عمل نہ کرنا چاہتی ہو، اور تیسرا امکان یہ بھی تھا کہ اسے دوسروں کے ساتھ ہی شمشان گھاٹ جانا پڑا ہو۔ وہاں کھڑے کھڑے انتظار سے پہلے اس بات کی تصدیق ضروری تھی کہ سادھنا اپنے کمرے میں موجود ہے یا نہیں۔ اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر اس بات کا پتہ چلایا جا سکتا تھا۔ آخر وہ کمرے میں موجود ہوتی تو دروازہ اندر سے بند ملتا، لیکن اس سے پہلے کہ میں صورتحال کی تصدیق کے لیے اپنی جگہ سے قدم اٹھاتا، سادھنا کے کمرے کے دروازہ کھلتا نظر آیا۔ میں اپنی جگہ پر کچھ اور سمٹ گیا۔ میری نظریں راجکماری سادھنا پر جمی ہوئی تھی جو کمرے سے نکل کر ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ اس نے اپنی دانست میں یہ سب کچھ اطمینان کر لیا کہ اسے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ وہ تو ایک طرف چل پڑی۔ اس کی چال سے اضطراب اور گھبراہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ میں آڑ میں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا، اور جب وہ موڑ پر جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں اپنی جگہ سے نکل کر
तेजी से आगे बढ़ा। मेरी रफ्तार दौड़ने की हद तक तेज थी, लेकिन मैंने इस बात का ख्याल रखा था कि कदमों की धमक ना हो। इस मोड़ पर पहुंचकर मैं रुक गया और एहतियात से दूसरी तरफ झांकने लगा। उसी वक्त साधना ने मुड़कर पीछे देखा था। मैंने घबराकर अपना सर पीछे कर लिया। साधना की इस हरकत से मेरा दिल जैसे उछल पड़ा था। कदरे तवक्कुफ से मैंने फिर दूसरी तरफ झांका। अब साधना नजरों से ओझल हो चुकी थी। मैं एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ा और उस मकाम तक पहुंच गया जहां वो ओझल रह सकती थी। अब वो नजरों में आ गई। ताज पैलेस के नीम तारीक माहौल में दो साए इसी तरह आगे पीछे चलते रहे, जैसे दो रूहें, दो असीब। फिर वो मकाम भी आ ही गया जो शायद साधना की मंजिल थी। वहां रुककर वो वहशत ज़दा नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। वो एक मोमबत्ती के पास रुकी थी, इसलिए उसके चेहरे पर छलकते हुए पसीने के चमक मैंने साफ महसूस की। वो बहुत घबराई हुई भी नजर आ रही थी और मैं पाम के एक बड़े गमले की आड़ में छुपा हुआ उसकी तरफ देख रहा था। ये जगह जहां मैं खड़ा हुआ था मुकम्मल तारीकी थी। जरा भी खदशा नहीं था कि साधना की नज़र मुझ पर पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में धड़कनें तेज होती चली गईं। उसका ये ख्याल था कि अब अनकरीब कोई खास बात ज़हूर पजीर होने वाली है। साधना वहां बेमकसद नहीं आई थी। चंद लम्हे बाद ही मैंने साधना को दीवार पर आवीज़ां एक बड़ी तस्वीर की तरफ रुख करते देखा। वो दोनों हाथ उठाकर तस्वीर के निचली दोनों को कोनों पर जोर आजमाई कर रही थी। दफतन एक खटका हुआ और तस्वीर का निचला हिस्सा दीवार से अलग होकर इस तरह ऊपर उठता चला गया जैसे किसी संदूक का ढकना खुलता हो। अब दीवार में उस जगह एक गोल सुराख नजर आ रहा था। मैंने साधना को इस सुराख में हाथ डालते हुए देखा। फिर मैंने महसूस किया जैसे वो सुराख में किसी चीज को बाएं तरफ घुमा रही हो। मैं पूरी तवज्जो से उसकी तरफ देखता रहा। शायद इस वक्त मेरी पलकें भी नहीं झपक रही थीं। अचानक हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी और एक तरफ की दीवार में खिला बनता चला गया। साधना की नजरें इसी खिला की तरफ थीं। मैं सांस रोके हुए वो सब कुछ देख रहा था। साधना ने सुराख से हाथ निकाल लिया और उसी खिला की तरफ बढ़ी। उसके सीने का ज़ेरो बम उसकी घबराहट का पता दे रहा था। वो इधर उधर देखकर इस खला में दाखिल हो गई। मेरे लिए ये लम्हे बड़े अज़तराब के थे। फैसला करना मुश्किल था कि आगे बढ़कर मैं भी इस तारीख खिला में दाखिल हो जाऊं या वहां खड़ा रहूं जहां खड़ा था। अगर मैं वहां खड़ा रहता तो शायद वो मकसद ही फौत हो जाता जो राजकुमारी का तआक्कुब करके मैं हासिल करना चाहता था। आखिर मैंने आगे बढ़ते ही का फैसला किया। खिला के करीब पहुंचकर मैंने अंदर झांका, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। मेरी बसारत मुकम्मल तारीकी से नबर्द आजमा हुई थी। आखिर धड़कते दिल से मैंने खिला में कदम रख दिया। मैं इस तरह झजक कर आगे बढ़ रहा था जैसे किसी गहरी खाई में गिर जाने का खदशा हो। कोई 6-7 कदम चलने के बाद ही मेरे आगे उठे हुए हाथों ने रास्ते को मसदूद पाया। मैंने इधर उधर टटोला तो महसूस हुआ कि अब बाएं तरफ मुड़ना जरूरी है। मैं उस तरफ मुड़ गया। अब मुझे यूं मालूम हो रहा था जैसे मैं किसी सुरंग में हूं। कदमों की मदम सी आहट मुझे दूर होती चली जा रही थी। जाहिर है कि वो आहट साधना ही के कदमों की होगी। मैं अंधेरे में दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। अंधेरों की तरफ मैंने दोनों हाथ आगे फैला रखे थे, लेकिन वो हाथ मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। सुरंग का अंधेरा बहुत गहरा था। अचानक साधना के कदमों की आहट मादूम हो गई, लेकिन मैं एक लम्हे के लिए भी रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। अब मेरी रफ्तार कुछ तेज भी हो गई थी। मैं जल्द अज जल्द इस मकान के करीब पहुंच जाना चाहता था जहां साधना जाकर रुकी थी। शायद उसी मकाम पर उस रात से पर्दा उठना था जिसमें साधना मुझे शरीक करना चाहती थी। मेरा दिल अब इतनी जोर जोर से धड़क रहा था, उसकी आवाज़ मुझे सारी सुरंग में फैलती महसूस हुई। दफतन मैं किसी से टकरा गया और उसके साथ एक तेज नस्वानी चीख से मेरे कानों के पर्दे झंझना उठे। वो चीख साधना ही की थी। मैं अंधेरे में उससे टकरा गया और वो दहशत से चीख पड़ी थी। फिर मैंने ये भी महसूस किया कि वो धम से जमीन पर गिर पड़ी। मैं बुरी तरह बुखला गया और साधना साधना पुकारता हुआ उस पर झुक गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल साकत पड़ी हुई थी। इस ख्याल ने मुझे दहला दिया कि दहशत से उसकी हरकतें कलब बंद न हो गई हो।
میرے دونوں ہاتھ بڑے مضطربانہ انداز میں اس کا جسم ٹٹول رہے تھے۔ میری انگلیاں اس کی گدرائے ہوئے بدن کے مختلف حصوں کا لمس پاتی ہوئی اس کے سینے پر پہنچ گئیں۔ وہیں میں نے ہاتھ روک لیے اور جب مجھے اس کی دل کی دھڑکنیں محسوس ہو گئیں تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ سادھنا زندہ تھی، صرف بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے جیب سے ماچس نکالی اور اس میں سے ایک تیلی لے کر مسالے پر رگڑی۔ اندھیرے میں ایک ننھا سا شعلہ لپکا اور اس کی روشنی میں مجھے سادھنا کا پسینے سے تربتر چہرہ نظر آیا۔ بہرحال اب خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے جلتی ہوئی تیلی بلند کر کے اس سرنگ کا جائزہ لینا چاہا لیکن زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکا۔ سرنگ خاصی لمبی معلوم ہوتی تھی۔ جب تیلی بجھ گئی تو میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب تذبذب کی کیفیت مجھے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی تھی۔ میرا دل تو یہی چاہا کہ بے ہوش سادھنا کو اٹھا کر اس منحوس سرنگ سے نکل جاؤں اور اسے کمرے میں لے جا کر ہوش میں لانے کی کوشش کروں، لیکن ذہن کا تقاضا یہ تھا کہ سرنگ میں اور آگے بڑھوں۔ آخر معلوم تو ہونا چاہیے تھا کہ سادھنا یہاں کیوں آئی تھی۔ آخر میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ماچس سے پھر ایک تیلی نکال کر جلائی اور اس کی روشنی میں حتی المکان تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ جب اس تیلی کی زندگی پوری ہو گئی تو میں نے دوسری تیلی نکالی اور جب وہ بجھنے والی تھی تو میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں سیڑھیاں تھیں۔ ان کی تعداد 6 سے زیادہ نہیں تھی اور ان کا اختتام ایک کشادہ ہال میں تھا۔ اس حال میں قدم رکھ کر میں نے پھر ایک تیلی جلائی، لیکن اس کی محدود روشنی اس پورے حال کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہاں ایک عقوبت خانہ تھا۔ ہر طرف اذیت رسانی کے آلات نظر آ رہے تھے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ حال کا چکر لگانے لگا۔ تیلی پر تیلی جلتی رہی اور پھر وقتاً ایک جلتی ہوئی تیلی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر بجھ گئی۔ چند لمحوں کے لیے تو شاید میری سانس بھی رک گئی۔ مجھے جو کچھ نظر آیا مجھے اس کی بالکل توقع نہیں تھی۔ وہاں کسی مردہ انسان کا ڈھانچہ تھا جس کی دونوں کلائیاں چھت سے لٹکی ہوئی زنجیروں میں بندھی ہوئی تھیں۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے تمام جسم میں دوڑ گئی۔ مجھے کچھ دیر تک اندھیرے میں کھڑا اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا اور پھر میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک تیلی جلائی۔ میں اس ڈھانچے کو روشنی میں غور سے دیکھنا چاہتا اور جب میں نے اسے دیکھ لیا تو مجھے ایک بار پھر اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ میں کسی مردے کا ڈھانچہ سمجھا تھا، وہ ایک زندہ آدمی تھا۔ اس کی دھندلائی ہوئی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ اپنے حلقوں میں دھنسی ہوئی وہ آنکھیں بڑی وحشت ناک تھیں۔ چہرہ بالکل سپاٹ نظر آ رہا تھا۔ ہر قسم کے جذبات وحشت ناک تھے۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کے جسم پر صرف زیر جامہ تھا۔ اگر میں اس کی پسلیاں گنتا تو مجھے ذرا بھی وقت نہیں ہوئی۔ پسلیاں ہی نہیں، اس کی ہر ہڈی صاف نظر آ رہی تھی اور ان ہڈیوں پر صرف کھال لٹکی ہوئی تھی۔ گوشت قطعی کھل چکا تھا۔ تم کون ہو؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ آواز سرگوشی کی حد سے آگے نہیں بڑھی تھی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے بدن کے اندر سرد ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہوں۔ میرے اس سوال پر وہ ڈھانچہ نما انسان یوں ہنسنے لگا جیسے میں نے کوئی احمقانہ بات کہہ دی ہو۔ اس کی ہنسی بھی بڑی کھوکھلی سی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس ہنسی کا بھی گوشت پگھل گیا ہو اور صرف ہڈیوں کی کھڑکھڑاہٹ باقی رہ گئی ہو۔ تم مجھے نہیں جانتے، مہیش کو نہیں جانتے پاگل، وہ کھڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا اور پھر اس کی ہنسی بتدریج قہقہے میں ڈھلتی چلی گئی۔ میری انگلیوں میں دبی ہوئی تیلی کا ننھا سا شعلہ دم توڑ رہا تھا۔ جیسے وہ بچھا میری حالت غیر ہو گئی۔ اندھیرے میں وہ قہقہا اتنا خوفناک معلوم ہو رہا تھا کہ میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں گرتا پڑتا وہاں سے بھاگا۔ سنگی سیڑھیوں سے ٹکرا کر میں اس طرح گرا کہ اگر ہاتھ آگے نہ ٹیک دوں تو منہ ٹوٹ جاتا۔
इस पागल ढांचे का कहका मुझे अपने ताक़ब में महसूस हुआ। मैं फताओं खेदा सुरंग में उस मकाम पर पहुंच गया जब साधना पड़ी हुई थी और उसे अब तक होश नहीं आया था। मैंने उसे उठाकर अपने कंधे पर डाला और उस वक़्त मेरे हवास काबू में नहीं थे। मुझे ठीक से याद नहीं कि मैं किस तरह इस सुरंग से निकला और किस तरह इस सुरंग का खुफिया दरवाज़ा बंद करने में कामयाब हो गया। बस एक धुंधले से ख्वाब की तरह याद पड़ता है कि मैंने दीवार के सुराख में हाथ डालकर किसी पहिया नुमा चीज़ को दाएं जानब घुमाया था। बेहोश साधना को उठाए हुए मैं अपने कमरे में पहुंचा और उसे बिस्तर पर डालकर खुद एक कुर्सी पर ढेर हो गया। साधना को होश में लाने से पहले तो मुझे खुद अपनी हालत संभालना थी। वो वहशियाना कहका अभी तक मेरे कानों में गूंज रहा था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़े हुए थे और टांगें सनसना रही थीं। मुझे हैरत है कि मैं साधना को उठाकर अपने कमरे तक लाने में किस तरह कामयाब हो सका। मुझे अपनी हालत संभालने में 10 मिनट ज़रूर लगे होंगे। सबसे पहले मुझे दरवाज़े का ख्याल आया जो मैंने अंदर से बंद नहीं किया था, और ये मेरी आला तरीन हमाकत थी। अगर इस वक्त कोई मुलाजिम ही वहाँ आ निकलता तो मेरी क्या पोजीशन होती। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा बंद किया और बाथरूम में जाकर ठंडे पानी के 2 गिलास पी डाले। उसके बाद चंद लम्हे वहीं खड़ा लंबी लंबी सांसें लेता रहा। फिर एक गिलास में पानी भरकर कमरे में लौट आया। मेरा ख्याल था कि जब मैं साधना के चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारूंगा तो वो होश में आ जाएगी, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पेश आई। साधना को होश आने ही वाला था। उसके जिस्म में कलबलाहट और पपोटों में हरकत पैदा हो चुकी थी। मैंने पानी का गिलास तपाई पर रख दिया और बिस्तर पर बैठकर बड़ी मोहब्बत से साधना की पेशानी सहलाने लगा। अचानक साधना ने पट से आंखें खोल दीं और जल्दी जल्दी पलकें झपकाती हुई मेरी तरफ देखने लगीं। यूं मालूम होता था जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने मुझे पहचाना हो या ना, लेकिन वो अचानक बुखलाए हुए अंदाज में उठकर बैठ गई। वो किसी वहशी ज़दा हरनी की तरह चारों तरफ देख रही थी। जब उसे अदराक हो गया कि वो कहाँ है तो उसने फिर मेरी तरफ देखा। मैं यहाँ कैसे आई? अल्फाज उसके हलक में अटक रहे थे। साधना, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम अभी बहुत कम सन हो। वैसे भी ख़तरनाक मामलों से खेलना औरतों की बस की बात नहीं। साधना चंद लम्हे तो मुझे घूरती रही, फिर बोली, सुरंग में तो तुम ही थे। उसने भी अंदाज़े तखातुब के लिए लफ्ज़ आपको फरामोश कर दिया था। मैंने असबात में सर हिलाया, गोया तुम मेरी निगरानी कर रहे थे। साधना के लहजे में तलखी पैदा हो गई। जब तुम मुझे राज में शरीक करने पर आमादा नहीं रही तो फिर मैं इसके सिवा और क्या करता? मैंने बड़ी सादगी से कहा। साधना मेरा मुंह तकने लगी। शायद उसकी समझ में नहीं आया कि अब उसे क्या कहना चाहिए। क्या तुम इस खुफिया सुरंग में इस पागल ही को देखने गई थी? मैंने सवाल किया। कौन पागल? वो चौंक कर बोली। खूब। मैंने एक तवील सांस ली। गोया तुम्हें ये नहीं मालूम कि वहाँ क्या है। क्या तुमने वहाँ किसी पागल को देखा था? साधना मुस्तरबाना अंदाज में बोली। हाँ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। एक ऐसा पागल जो कैदी भी है। मुझे तो कुछ ऐसा शुबा है जैसे उस कैद ने ही उसका दिमाग उलट दिया हो। वो अपना नाम बताता है। क्या तुम उस नाम से वाकिफ़ हो? साधना का मुंह हैरत से खुला और फिर बंद हो गया। उसके चेहरे की रंगत बड़ी तेज़ी से बदलती चली गई। चंद लम्हों बाद ही वो धुले हुए कपड़े की तरह सफ़ेद हो गई। मुझे यकीन हो गया कि महेश का नाम उसके लिए अजनबी नहीं था। उफ भगवान! साधना के मुंह से निकला और फिर वो बिस्तर पर ढेर हो गई। ऐसे ही मालूम होता था जैसे मेरी इस अतला ने उसे गहरा सदमा पहुंचाया हो। मैं जल्दी से उस पर झुक गया और उसके चेहरे पर बिखर जाने वाले बालों को समेटता हुआ बोला, अपनी ये परेशानियां मुझे दे दो राजकुमारी, मुझ पर भरोसा करो, मेरे प्यार के साए में आ जाओ। तुम्हें ठंडक की ज़रूरत है। दूसरों की उलझनों के सहरा में अकेली भटकोगी तो झुलस कर रह जाओगी। पानी, वो अपना खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरती हुई आहिस्ता से बोली। मैंने जल्दी से तपाई पर रखा हुआ गिलास उठाया
اور اسے اپنے بازو کے سہارے سے اٹھا کر گلاس اسی کے ہونٹوں سے لگا دینا چاہا، لیکن اس نے گلاس اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی چکی تو میں نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر پھر تپائی پر رکھ دیا۔ اس کرم فرمائی کا شکریہ پرنس، وہ بستر سے اٹھتی ہوئی بولی، اور پھر فرش پر کھڑی ہو گئی۔ یوں غیروں کی طرح باتیں کر کے دل نہ دکھاؤ سادنا۔ میں نے اسے شاکی نظروں سے دیکھا۔ سنو پرنس، وہ سنجیدگی سے بولی، تم جن باتوں سے واقف ہو گئے ہو وہ تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، لہذا اس سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھنا۔ جس حد تک آ گئے ہو اس حد سے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر اس نے گھڑی دیکھی اور دروازے کی طرف مڑتی ہوئی بولی، وہ لوگ اب شمشان سے واپس آتے ہی ہوں گے، لہٰذا اب مجھے اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ پھر کب ملو گی؟ ضروری تو نہیں کہ ملا جائے، اس نے مڑ کر دیکھے بغیر جواب دیا۔ تمہیں میری ضرورت ہے سادنا، اس نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ سادنا بولٹ گرا کر دروازہ کھولنے لگی۔ اس نے مجھے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کی یہ بے رخی دیکھ کر میں جھلا گیا۔ جھلاہٹ ہی کہ بس میں نے اسے دوبارہ نہیں پکارا اور چلا جانے دیا۔ قدموں کی آہٹ دور ہوتی چلی جا رہی تھی اور میں دروازے کو گھورتا ہوا اپنا نچلا ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد تاج پیلس کے سناٹے میں آہٹیں گونجنے لگیں۔ لوگ شمشان سے واپس آ چکے تھے۔ میں اپنے سے کمرے سے نہیں نکلا اور ایک کرسی پر بیٹھا ہوا سگریٹ پھونکتا رہا۔ اب مجھے بڑی زور کی بھوک لگی تھی۔ ابلے ہوئے انڈوں اور ایک چائے پر سارا دن گزر گیا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آنے والا ایک ملازم تھا اور کھانا ہی لے کر آیا تھا۔ جب وہ کمرے سے چلا گیا تو میں مربھکوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کھانے کے بعد میں نے ایک سگریٹ جلائی اور پھر اس کے 3-4 گہرے کش لیتے ہی میرے ذہن پر غنودگی نے حملہ کر دیا۔ میں نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ شاید مجھے اسی عالم میں نیند آ جاتی، لیکن ملازم کی آمد آہٹ کے بغیر نہیں ہوئی تھی۔ میں چونک کر سیدھا بیٹھ گیا۔ میرا خیال تھا کہ ملازم کھانے کے برتن سمیٹنے آیا ہے، لیکن وہ مجھ سے بولا، مہاراج اپنے کمرے میں آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ میں نے بے ساختہ پوچھنا چاہا کہ کیوں، لیکن پھر مجھے خیال آ گیا کہ ایک ملازم سے اس قسم کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ مہاراج کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے میرے جسم میں سنسناہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں یہ خدشہ جھن گاڑے ہوئے تھا کہ راجا روی شنکر کو سرنگ میں جانے کا علم نہ ہو گیا ہو۔ میں نے راجکماری سادنا اور پشپا کی جو باتیں سنی تھی ان سے یہی اندازہ ہوا کہ راجا روی شنکر ہی اس راز کی کنجی ہے۔ غالباً اس نے مہیش کو قید کر رکھا تھا اور یہ بات ابھی میرے لیے راز ہی تھی کہ مہیش کون ہے۔ سادنا اس سے یقیناً واقف تھی، لیکن اس نے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جب میں راجا روی شنکر کے کمروں میں داخل ہوا تو چونک پڑا، کیونکہ وہاں دونوں پولیس افیسر بھی موجود تھے جنہوں نے سنگیتا کی موت کے مجھے مشتبہ گردانا تھا، اور اگر راجکماری شیکھر کے بیان سے میری پوزیشن مضبوط نہ ہو جاتی تو شاید وہ مجھے گرفتار ہی کر لیتے۔ معاف کیجیے گا، ہم نے آپ کو اس وقت تکلیف دی، معمر پولیس افسر نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل سنگیتا دیوی کی موت کے سلسلے میں ہماری تفتیش جاری ہے اور ہم ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ معاملہ اور الجھ گیا ہے۔ سنگیتا میری بڑی اچھی دوست تھی، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کی کوئی مدد کر سکا تو مجھے خوشی ہوگی۔ شکریہ، آپ نے ابھی کہا تھا کہ معاملہ کچھ اور الجھ گیا ہے۔ میں یہ کہہ کر سوالیہ نظروں سے پولیس افیسر کی طرف دیکھنے لگا۔ جی ہاں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے ایک غیر متوقع کہانی سنائی ہے۔ میں استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ راجا روی شنکر سر جھکائے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ خیر، پوسٹ مارٹم کی اس کہانی کو تو چھوڑیے، پولیس افسر نے خود ہی اپنی بات کاٹ دی اور بولا، ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا موضوع تھا جس پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے سنگیتا دیوی کل رات آپ کے کمرے میں پہنچی تھی۔
मैं इससे कतई बेखबर हूँ, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। पुलिस अफीसर ऐसी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा जैसे मेरे चेहरे से झूठ सच का पता लगा लेना चाहता हो। क्या आप इस बारे में कोई कियास भी नहीं कर सकते? नहीं, मैंने दो टोक जवाब दिया। क्या कभी किसी मामले में आप दोनों के माबैन कोई शदीद इख्तलाफ हुआ था? जी नहीं। क्या संगीता देवी किसी राज से वाकफ थीं? मैं आपका मतलब नहीं समझा। शायद वो किसी बारे में कोई ख़ास बात जानती हो। पुलिस अफसर ने वजाहत की। इस बात का इल्म आम लोगों को ना हो मगर उन्होंने आपको राजदार बना लिया हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं। क्या उन्हें हाल ही में किसी बात से सदमा पहुंचा था? मुझे इसका इल्म नहीं। क्या आप कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं बता सकते जिससे हमें इस मामले में को सुलझाने में मदद मिल सके? जी नहीं, मैंने ठंडी सांस ली। पुलिस अफसर अपने साथी की तरफ देखने लगा। अंदाज ऐसा था जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या किया जाए। राजा रविशंकर इस दौरान में बड़े उदास और मुज़मिल अंदाज में सर झुकाए बैठा रहा। अब दूसरा पुलिस ऑफिसर मुझसे मुखातब हुआ। क्या आपने आज किसी वक्त अपने सिफारत खाने से राब्ता कायम किया था? जी नहीं, मुझे इसकी क्या ज़रूरत थी। मैं किसी मामले में फंस तो नहीं गया हूँ कि उनसे मदद चाहूँ। मेरा ज़मीर साफ़ है और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि जब मैंने कोई जुर्म नहीं किया तो कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोनों पुलिस ऑफिसर फिर मैनीखेज नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर आंखों ही आंखों में कुछ इशारे भी हुए। उसके बाद मुअम्बर पुलिस ऑफिसर मुझसे बोला, अच्छा प्रिंस, शुक्रिया, अब आप आराम करें। क्या मुझ पर यह पाबंदी बरकरार है कि मैं अपनी क़यामगाह? जी हाँ, वो मेरी बात काटता हुआ बोला। मेरा ख्याल है कि कल या परसों तक हम आपसे ये पाबंदी भी उठा लेंगे। मैंने कदरे तवक्कुफ़ किया और फिर उठकर वहाँ से चला आया। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने जूते उतारे, लेकिन बिस्तर पर ढेर होने से पहले कपड़े तब्दील करने की ज़रूरत नहीं महसूस की। मैं खुद को बेहद थका हुआ पा रहा था। आराम की शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी, मगर दिमाग में ख्यालात का रेला चल पड़ा था। पोस्टमास्टम की रिपोर्ट के बारे में मुझे पुलिस ऑफिसर ने कोई बात नहीं बताई थी, लेकिन मुझे तो मालूम था कि वो गैर मुतवक्का बात क्या होगी जिसका इल्म उन लोगों को पोस्टमार्टम से हुआ होगा। वो इस बात पर चौंक गए होंगे कि संगीता आलम मर्ग में किसी की हवस का निशाना बनी थी। इस नुक्ते ने उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा उलझा दिया। राजकुमार शेखर से मेरी मुलाकात अभी तक नहीं हुई और मैं इसी बात पर हैरान था कि खुद उसने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। मुझे तवक्का थी कि शेखर से मुलाकात हो जाएगी तो मेरी उलझनें कुछ ना कुछ ज़रूर कम हो जाएंगी। रह गई साधना तो उसने मुझे बहुत ही उलझा दिया था। आज की रात मेरे जहन को खासे शदीद गर्दाबों में फंसा गई। महेश का मामला तो बड़े सनसीखेज अंदाज में मेरे सामने आया। न जाने वो कौन था और अपने किस गुनाह की सज़ा भुगत रहा था। साधना यकीनन इससे वाकफ थी। महेश का नाम सुनकर उस पर जो रद्द अमल हुआ था वो खासी काबिल गौर बात थी। मैं कुछ देर तक इन ख्यालात से उलझता रहा और फिर जब ख्यालात के ये रेले नींद की सूरत में खोए ही वाले थे तो एक चीख की आवाज़ ने मुझे हड़बड़ा कर उठने पर मजबूर कर दिया। पे दर पे कई चीखें सुनाई दीं। उसके बाद चंद लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर हर तरफ एक शोरोगुल मच गया। भागते दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ताज पैलेस पर छाई हुई खामोशी इस बुरी तरह छलनी हुई थी कि मैं भी बुखलाकर नंगे पैर ही कमरे से निकल पड़ा। अब मेरे कदम शोर की तरफ मरकज थे। जब मैं उस मकाम पर पहुंचा तो सन्नाटे में रह गया। राहदारी में राजकुमार शेखर की खून में डूबी हुई लाश पड़ी हुई थी और उसके करीब ही पिंडत गौरी शंकर अपने दाएं हाथ में एक खून आलूद खंजर लिए हुए गरज रहा था। हाँ, मैंने ही इसे हलाक किया है। ये इसी काबिल था। इसने अपनी बहन के कातिल को बचाया था। घबराए हुए लोग चारों तरफ जमा हुए जा रहे थे। जैसे ही गौरी शंकर की नज़रें मुझ पर पड़ी, वो खंजर लहराता हुआ मेरी तरफ लपका। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, वो किसी खड़कते कुत्ते की तरह गुर्राया। पकड़ो, इन्हें पकड़ो, राजा रविशंकर चीखा।
मैं पंडित गौरी शंकर को अपनी तरफ लपकता देखकर कई कदम पीछे हट गया। उसके बाद मुझे अपनी मदाफत में कुछ करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। कई मुलाजमों ने पंडित गौरी शंकर को पकड़कर खंजर उसके हाथ से छीन लिया। बाज़ औरतें अब धाड़े मार मार कर रोने लगी। वो एक तो सदमे से बेकाबू होकर राजकुमार शेखर की खून आलूद लाश से लिपट गई थी। मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस होने लगा। ये ताज पैलेस तो जहन्नम बनकर रह गया था। एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी हला सर उठा रही थी। पंडित शंकर मुलाजमों की गिरफ्त में मचल मचल कर चीख रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इस फितने को भी कुचल कर दूंगा। जाओ, भगवान के लिए जाओ, यहाँ से चले जाओ। राजा रविशंकर मेरी तरफ देखता हुआ बड़ी घबराहट में बोला।